Okay, okay. Yes, ma'am. So yesterday we were talking about that educational rights and safeguard, social rights and safeguard. And had I discussed about that service right and safeguard? Had I discussed? I think. Could I clear this point yesterday? Okay, so let's start. So here the next point is service right and safeguard. The state is empowered to provide for the reservation in the promotion in any service under the state in the favor of ST. इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट, हर एक स्टेट में, कि जहाँ पे एसटी पीपल काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही बात कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वो मौजूद है, एसटी पीपल को लिया गया है, तो उनके प्रमोशन और उनके रिजर्वेशन के बारे में स्टेट ने ये उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और दूसरा है पॉइंट, द क्लेम ऑफ एसटी शैल बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन इन मेकिंग अपॉइंटमेंट टू द पब्लिक सर्विस ऑफ सेंटर एंड स्टेट। मीन्स इसका मतलब ये हुआ, हेलो अलीजा, hello all of you, can you hear my voice properly? Yes, ma'am. Okay, so here the second point says Yes, that ma'am. कि Yes, ma'am. ओके, अभी सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि अगर एसटी पीपल सेंटर पब्लिक सर्विस मीन्स गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिशियल में काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं सेंटर और स्टेट की, तो वहाँ पे वो अपना क्लेम रख सकते हैं। अगर उनकी कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो गया तो उनको अपना क्लेम रखने का हक उनको इतना दिया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल राइट एंड सेफगार्ड। द सीट शैल बी रिजर्व for ST in Lok Sabha and in the state legislative। मीन्स ST पीपल के लिए लोक सभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी पे उनका ये होना चाहिए, एक सीट रिजर्व होनी चाहिए। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे है दूसरी स्लाइड, आई विल शो यू। The seat shall be reserved for ST in every panchayat, in every municipality। कि ST people के लिए एवरी मीन्स हर एक पंचायत और हर एक म्यूनिसिपैलिटी में भी उनके लिए एक सीट रिजर्व होनी चाहिए। देन द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज फॉर ST। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पंचायत में उनके लिए एक सीट रिजर्व है तो पंचायत में जो चेयरपर्सन होगा तो उसकी ऑफिस भी गांव के अंदर या गांव के आसपास होनी चाहिए, ताकि गांव के लोगों को अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कि वहां पे वो उनको कांटेक्ट कर सकते। इसकी वजह से द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत एट द विलेज ऑफ और ST। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एंड सेफगार्ड। स्पेशल शेड्यूल नंबर 5 and number 6 have included in the constitution for the administration of scheduled areas and ST। कि कभी कभी अभी ये हमको पता चलता है कि हमको समझ में नहीं आता है कि इसके बारे में क्या बताया गया है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए नंबर 5 और नंबर 6 जो आर्टिकल जैसा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोई एरिया में रहते हैं तो उनकी पानी की तकलीफ हो या रहने खाने पीने की तकलीफ हो या कुछ भी और प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से उनको ये आर्टिकल इंक्लूड उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। द मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर टू बी अपॉइंटेड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। जो ट्राइबल पीपल है या ट्राइबल पीपल के वेलफेयर के लिए जो मिनिस्टर यहाँ पे काम करेगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे स्टेट दिए गए हैं। तो ज्यादातर ये कास्ट के लोग हमको कहाँ दिखाई देते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में हमको दिखाई देते हैं। समझ में आया? तो वहाँ पे उनके वेलफेयर के लिए मिनिस्टर को चार्ज किया गया है। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अलीजा? Hello? Yes, ma'am. Okay. Shall I go ahead? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. The next point is legal rights. ST and SC Act 1989 prevents the commission of offences of atrocities to the SC and ST by the other
देन एसटी पीपल, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एससी और एसटी पीपल के लिए जो एक एक्ट बनाया गया है 1989 में, वो हमको क्या बताता है कि अगर उनके साथ कोई भी प्रकार का अत्याचार होता है, कोई भी एट्रोसिटीज उनके साथ होती है, कोई भी प्रकार का इनजस्टिस उनके साथ होता है, तो उसकी वजह से ये एक्ट उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपलिफ्टमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेफ और हेल्दी और अच्छी तरीके से वो लाइफ अपने समाज में गुजार सके, इसकी वजह से ये एक्ट बनाया गया है। दूसरा है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976 freed the unilaterally all the bonded laborers from the bondage with the simultaneously liquidation their debts, and it provides the identification and release of the bonded labor। क्योंकि हमें जब दिखता है ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट जो बनाया गया है 1976, ये हमको बताता है कि ज़्यादातर जो बॉन्डेड लेबर हमको दिखाई देते हैं वो इसी कास्ट में दिखाई देते हैं। तो उनको क्या होता है, काम ज़्यादा करते हैं और तनख्वाह हमको कम मिलती है। तो समाज का उनके प्रति का जो रवैया है, समाज का उनके प्रति का रवैया और उनका जो समाज के प्रति देखने का जो ढंग है, तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ये एक्ट क्या कहता है कि उनको बॉन्डेज सिस्टम लेबर सिस्टम से ही उनको रिलीज कर देना चाहिए। जो जितना काम करेगा उतना उनको पैसा मिलना चाहिए, इसका एक ये मतलब भी होता है। लेकिन उसमें बताया गया है कि बाबा जितना आप काम करते हो उससे आपको उतना ही आपको पैसा मिले। और शायद कभी कभी ऐसा भी हो कि उनको बॉन्डेड लेबर सिस्टम से ही उनको रिलीज कर दिया जाए। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस, थैंक यू। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers Act 2006 seeks to recognize the West for the right and occupation in the forest dwelling. SC and other traditional forest dwellers who have been residing in such forests for a generation, um, but the rights could not be recorded. Here I can't see the slide properly because other names are given here. That's why I can't see the slide properly. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ही हुआ कि एसटी पीपल के लिए एक और एक्ट बनाया गया है। तो वो क्या है, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 में बनाया गया। तो उसका मतलब क्या है कि एसटी पीपल ज़्यादातर सिविल सोसाइटी में नहीं रहते हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। तो उनकी वजह से वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होगा, तो उस पर उनका हक होना चाहिए। ये हमको ये एक्ट बताता है। अगर वो कोई भी काम वहाँ पे कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन वो कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसका पूरा हक, उनका पूरा पैसा उनको मिलना चाहिए, ना कि कोई भी और आए और उनको अपनी जगह से निकाल दे या अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन उनके पास से निकाल दे। ऐसा कुछ भी उनके साथ ऐसा एट्रोसिटी नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से एसटी पीपल के लिए ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006 में ये बनाया गया है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? और मे आई रिपीट? Yes, ma'am. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये लीगल राइट्स में ही आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉलोइंग अदर लॉज कंटेन द सर्टेन राइट्स एंड सेफगार्ड। तो उसमें पहला है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट कन्वर्जेशन एक्ट 1980, द स्टेट एक्ट रिगार्डिंग टू द प्रिवेंशन एंड एलिनेशन रिटोरेशन ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू एसटी। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो उनकी मालिकी का हक है, जो जिस जमीन पे वो रहते हैं, जिस जगह पे वो रहते हैं, तो उनका वो हक मिलना चाहिए। इसकी वजह से एक्ट बनाए गए हैं। द स्टेट एक्ट रेगुलेटिंग मनी लैंडिंग टू द एसटी मीन्स अगर एसटी पीपल की जमीन या कोई भी ऐसे एसटी पीपल की जो जमीन वगैरह है उनके लिए या उनकी वजह से उनको कुछ भी प्रॉब्लम हुई, वो जो जमींदार उनकी जमीन हड़प लेते हैं,
तो ये भी उसकी वजह से वो एसटी पीपल उस जमींदार पे क्लेम कर सकते, ये हक उनको दिया गया है। ओके, so that question was over. Okay, so I will ask you some questions. Okay, how many rights and safeguards are given to ST people? Will you answer me? How many rights and safeguards will be given 5. to 5? Which are they? 5. Which are they? Yes, right. Which Social are they? rights and safeguard. Yes, Social rights and safeguard. yes, Educational rights and safeguard. yes, Service rights and safeguard. yes, Political rights and safeguard. yes. Administrative rights and safeguard. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड राइट्स एंड सेफगार्ड। ओके, तो पॉलिटिकल राइट्स एंड सेफगार्ड में आपको क्या समझ में आया, आपने क्या सीखा? पॉलिटिकल राइट्स में आपने क्या सीखा? सोशल राइट हमको समझ में आता है। एसटी पीपल्स जो है उनके लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए। यस, और पंचायत या फिर कोई म्यूनिसिपैलिटी उसमें भी उन लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए। रिजर्व होनी चाहिए। और जो चेयरपर्सन होता है पंचायत का, हाँ, वो विलेज के, उनकी और जो ऑफिस, चेयरपर्सन होता है ना पंचायत का, वो विलेज के, हाँ, ऑफिस चेयरपर्सन का वो विलेज के अंदर होना ही होना चाहिए। यस, ये आपको पॉइंट सब क्लियर हो गए, अच्छी तरह से समझ में आ गए, ऐसा मैं समझती हूँ। ठीक है, यस। ओके, लॉ लीगल राइट्स में क्या बताया? अभी मैंने लीगल राइट्स पढ़ा, उसमें क्या बताया? लीगल राइट्स में आपने क्या पढ़ा? Can you see my screen properly? SC and yes ma'am. Yes. SC और ST एक्ट जो 1989 में बना था, वो जब मतलब ST एंड SC के जो पीपल होते हैं उनके ऊपर जो वायलेशन होता है, तो उसके लिए वो एक्ट बनाया गया। और बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1979 में जो था, उस 79 नहीं था, 1976 जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम था वो, हाँ 1976 में जो था, मतलब उसकी वजह से जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम थे उससे SC और ST पीपल को फ्री हो गए वो उससे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट आपको क्लियर समझा नहीं। ये जो पहला पॉइंट है 1989 प्रिवेंट्स द एट्रोसिटीज व्हिच आर गिवन टू ST पीपल बाय अदर पीपल, सो इट प्रिवेंट्स देम। ओके, जो उन पे अत्याचार होते हैं उनकी, इसकी वजह से SC और ST कास्ट के लिए ये एक्ट बनाया गया है। दूसरा है बॉन्डेड लेबर सिस्टम 1976, ये बताता है कि जो ST और SC पीपल जो लेबर की तरह काम करते हैं थे, उनको लेबर की तरह काम करवाते हैं, तो उनकी वजह से उनका जो बोलते हैं कर्ज, दैट यहाँ पे लिखा है लिक्विडेशन एंड रिलीज फ्रॉम द डेट, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको कर्ज ना हो, क्योंकि घर चलाने के लिए उन्होंने कहीं से भी पैसा लिया है या कुछ भी और भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कतें हैं, तो उनको इस सिस्टम से, ये कौन स्क्रिबल कर रहे हैं यहाँ पे, कौन स्क्रिबल कर रहे हैं? डोंट डू दिस प्लीज, I will send you PPT on your group, but don't scribble on the screen please. Okay, we are not playing game here. I am going to conduct the lecture for you. Okay, so don't behave like this. ओके, तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि उनको उनके जो डेट्स है, उनका जो हम बोलते कर्जपना होता है, उनको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज मिल जाए, उनका कर्ज कम हो जाए, उनके जो उनका जितना काम है उनको उतना पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, अभी ये पॉइंट समझ में आपको, ये पॉइंट समझ में आएगा सबको? यस मैम। ओके, तो आगे चले, आगे का क्वेश्चन पढ़े। Okay, the next question is,
एक्सप्लेन द वायलेशन राइट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। यहाँ पे अभी दिखाया गया है, इसमें बताया गया है कि एसटी आर रिकॉग्नाइज्ड एज द वीकर सेक्शन in the Constitution of India, which provides for ST guarantee to them. The weakness of ST, which mainly began in the British area due to unjust, discriminatory, insensitive exploitation policies of British government. अभी जो ST people है तो उनको समाज में किस तरह से या कौन से नाम से जाना जाता है, तो उनको वीकर सेक्शन के नाम से जाना जाता है। Do you know that we Indian are so much tolerant people? We bear atrocities in the British era also, and sometimes it is also going on, or it is going on in the recent time also. So here ST people को वीकर सेक्शन के वीकर सेक्शन बोला गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उनके लिए कुछ गारंटी प्रोवाइड करती है। तो उनकी जो वीकनेसेस है वो क्यों हुई, उनको वीकर सेक्शन ऐसा क्यों बताया गया, क्योंकि उसमें ऐसा बताया गया कि जो अनजस्ट आप जितना बैर करते हो, जितना सहन नहीं होता है फिर भी आप बैर करते हो, अन्याय ज़्यादा सहन करने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये प्रॉब्लम क्या होते थे, क्योंकि हमें सबको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश इरा में क्या था, हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। तो उनकी जो अनजस्ट पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी उनका बिहेवियर था, हाँ, दोनों में झगड़ा लगा देना, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगा दिया और फिर उन्होंने वहाँ पे राज किया। तो ये जो उनकी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी थी, फिर इनसेंसिटिव, अगर दूसरों के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करना, उनको इरिटेट हो इस तरह से बिहेव करना, तो ये सब जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी थी इसकी वजह से एसटी पीपल ये सब कुछ बैर करते गए, तो उनकी वजह से उनका नाम पड़ गया वीकर सेक्शन। ये बात है जरूर है कि जितना आप बैर करते हो उतना जरूर बैर करो, करना भी चाहिए, लेकिन जहाँ पे या अन्याय आपके साथ होता है वहाँ आपको आवाज उठानी चाहिए। इससे हम ये सीख लेते हैं। Although the government is talking about all measures to important the condition of ST, the types of violations and described below। यहाँ पे उनके साथ जो अत्याचार हुए, कौन से वायलेशन हुए, तो ये हमें बताया गया है। जो पहला है लैंड एलिनेशन, जो उनके जमीन का हक है वो पहला है। लॉस्ट राइट ओवर देयर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, मैंने अभी अगले पॉइंट में बताया था कि वो ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट था, तो यहाँ पे ऐसा वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। उसमें बताया गया है कि वो जंगल एरिया में रहते हैं, उस पर वो कोई ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन करते हैं, तो उस पर उनका हक उनके हिसाब से छीन लिया गया, उनके पास से छीन लिया गया। तीसरा है डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, अगर फॉर एग्जांपल वो जिस जगह पर रहते हैं जगह बड़ी है, तो कोई भी बिल्डर आता है, कोई भी बड़ा व्यक्ति आता है और उसकी ज़मीन हड़प लेता है, थोड़े से पैसे दे देता है और उनकी जगह उनको खाली करवा देता है, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट्स पता चले आपको? डू अंडरस्टैंड अफीफा? मैम। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे 3 पॉइंट है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट है उसमें। चौथा है पॉइंट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू इंडेप्टेडनेस, कि पहले से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि घर चलाने के लिए उनको कहीं से भी वो कर्जा उठाते हैं, वो कर्जा चुका नहीं पाते हैं और वैसे ही उनकी परिस्थिति वैसे ही रहते, उससे ज़्यादा खराब हो जाती है। तो एक उसका ये रीज़न है। दूसरा है बॉन्डेड लेबर, जो अभी हमने पढ़ा या अभी हमने समझा, बॉन्डेड लेबर सिस्टम ये बताता है। तीसरा है एट्रोसिटीज कमिटेड बाय नक्सलाइट इंसर्जन, कि उनके साथ जो अत्याचार होते हैं तो वो अत्याचार भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए। उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में कंपेयर करें तो ये सब पॉइंट्स हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन एंड नेक्स्ट पॉइंट है क्राइम अगेंस्ट एससी। तो उनके साथ जो भी गुनाह होते हैं, अत्याचार अलग रहता है, एट्रोसिटीज अलग रहता है और क्राइम अलग रहता है, तो उनके साथ जो भी गुनाह होते हैं वो यहाँ पे बताए गए। तो आपने नोट डाउन किए क्या ये सब पॉइंट? 9 पॉइंट्स है, जरा ये पॉइंट्स लिख लें, ये पॉइंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर यू गोइंग टू राइट इन योर नोटबुक? डू यू हैव नोटबुक एंड पेन?
Do you have notebook and Yes, pen? ma'am. Yes. Note down the points. Note down the points. I will show you the first slide. Write down the points. First है land alienation. दूसरा है lost right over the forest product. तीसरा है development induced displacement. If you have written, then raise your hand. Yes, madam, we have written. So at least I can understand. Are you writing now? Are you writing, all of you? I hope so. Are you writing? Have you written? Alfia, Afifa, Alfia, Afifa, have you written this point? Ruhi, Aliza, okay. The next point is economic exploitation Yes, due ma'am. to indebtedness. ये पॉइंट्स आप लिख लें. 9 पॉइंट है यहाँ Yes. पे, आप देख सकते हैं यहाँ तक ये 9 पॉइंट्स आप लिख लें. पांचवा है बॉन्ड. ओके, तो ये पॉइंट्स आपने लिख लिए होंगे शायद. आई होप सो. मैं आगे चलती हूँ. नाउ वी विल सी ऑल दिस पॉइंट इनटू द डिटेल. तो पहला पॉइंट है लैंड एलिनेशन. द ट्राइबल्स वेर नेवर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड विच दे कल्टिवेट. मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्राइबल पीपल है, एसटी पीपल हैं, उनको उनकी ज़मीन का हक कभी भी नहीं मिला. अगर वो खेती बाड़ी करते, कल्टीवेट मीन्स खेती बाड़ी करना, फिर भी उनको अपनी ज़मीन पे अपना हक जमाने का, अपनी ज़मीन कहलाने का उनको हक दिया गया नहीं है. लीगली वो नहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. दूसरा है ड्यू टू इलिटरेसी लैंड रिकॉर्ड्स आर मैनिपुलेटेड. यस, एक तो वो पढ़े लिखे नहीं होते, जिसकी वजह से दूसरा कोई भी व्यक्ति उनके पास जो उनके रिकॉर्ड्स हैं वो मैनिपुलेटेड कर सकता है और उनका अंगूठा लगवा लेता है. ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं सुचिश्री? Yes. ओके. तीसरा पॉइंट है दैट इज इलीगल एंड बेनामी ट्रांसफर ऑफ द लैंड ओनर विच लैंड रिमेन्स टू बी इन द नेम ऑफ ओरिजिनल ओनर who are reduced to the level of sharecroppers. इसका मतलब ये हुआ कि इलीगल और बेनामी ट्रांसफर ऑफ द लैंड ओनर, कि उनके जो जमीन के कागजात हैं, उनके जो जमीन के कागजात उनके पास से अंगूठा लगवा के उन दूसरों के नाम किए जाते हैं, लैंड ओनर्स के नाम किए जाते हैं. जो ओरिजिनल लैंड ओनर रहते हैं, मीन्स फॉर एग्जांपल एसटी पीपल है, ट्राइबल पीपल है, वो उनके ओरिजिनल है, फिर भी उनके पास से उनके लैंड रिकॉर्ड्स मैनिपुलेटेड किए जाते हैं, उनकी जमीन दूसरों के नाम की जाती है एंड दे आर रिड्यूस टू द लेवल ऑफ शेयर क्रॉपर्स. अगर उस जमीन पे फिर भी खेती बाड़ी हो रही है तो वो जो हम बोलते हैं जो कुछ भी अनाज या कुछ भी उगाया गया है वो उनको एसटी पीपल या ट्राइबल पीपल को देने के लिए वो इनकार कर देते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Aliza, Ruhi, do you understand? Okay, the next point is another form of land alienation is related to leasing of the land. To raise the loans for various needs, the tribal have to give their land as a mortgage to the local money lenders. अभी लैंड एलिनेशन उनसे उनकी जमीन छीन लेने का और भी एक तरीका लोग उनका जो दूसरा तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं. तो उनके क्या करते हैं, लीजिंग मीन्स उनकी जमीन उनके पास से भाड़े पे लेते हैं. लीजिंग मीन्स भाड़े पे लेना. और टू raise the loans of various needs, the tribal people have to give the land as a mortgage. अगर किसी भी
किसी भी पास है, फिर भी उन्होंने जमीन ली है, फिर भी उनको भाड़ा देना पड़ता है, या अगर उन्होंने किसी भी पास से जमीन ली है तो उसके जमीन पे वो कुछ काम करे तो उसका भाड़ा डबल किया जाता है, उसको भाड़ा भी देना है, और कुछ काम करे, खेती बाड़ी करे तो उनको डबल अनाज देना पड़ता है। इस तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है मनी लेंडर्स के साथ। मनी लेंडर्स उनका इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। Next is encroachment is the another form of dispossessing of the tribals of their land. यहाँ पे ऐसा बताया गया है, encroachment is the another form of dispossessing the tribals of their land. इसका मतलब ये हुआ कि एक encroachment ये एक अलग तरीके का फॉर्म है जो उनको एक्सप्लॉयटेशन करने का। एक मिनट, encroachment is the another form of dispossessing मीन्स उनके पास से जो जितनी भी जमीन वगैरह है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास से वो जमीन छीन लेना, और उनके हिसाब से मनी मीन्स जमींदार के हिसाब से वो अभी चलने वाले हैं, मीन्स ट्राइबल पीपल चलेंगे। फॉर एग्जांपल जमींदार ने उनके पास से जमीन ली भाड़े पे, तो जितना जमींदार भाड़ा तय करेगा या उतना ही वो भाड़ा देगा, उससे भी कम दिया तो भी उनके पास कुछ रिकॉर्ड या कुछ भी या लीगल रिफॉर्म्स या कुछ भी उनके पास नहीं रहता। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड एलिनेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको डिटेल में बता रही हूँ। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। द नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट हाँ, सेकेंड पॉइंट है लॉस्ट राइट ओवर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ब्रिटिश लॉ पुट द रिस्ट्रिक्शन ऑन द फॉरेस्ट on the forest by the tribal people. This policy also continued by the Indian government. Timber and other products became an important source for the state, and to regulate the extraction of timber and other produce, large forest area designated as reserve and put under the government department. The tribal people dwelling either evicted or denied access in enclaves many forests on which they had depended for many generations. इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जंगल एरिया में रहते हैं या जंगल विस्तार में रहते हैं, तो पहले से ही वो पॉलिसी, अनजस्ट पॉलिसी, उनके साथ ऐसा बिहेव पहले से ही होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट था तब भी था, अभी इंडियन गवर्नमेंट है तब भी है, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया रहता है वो स्टेट को बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो स्टेट उस पर क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया की फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सेलिंग करते हैं, तो उसकी वजह से वो एरिया अंडर गवर्नमेंट में आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट में आ जाता है। तो उसके हिसाब से वो लैंड रिकॉर्ड मैनिपुलेट कर देते हैं, या ट्राइबल पीपल जो रहते हैं उनका जो घर वगैरह होता है तो उनको उस जगह से हटा देते हैं, और उनके पास जो कुछ भी वो ट्राइबल पीपल अपने जीवन गुजारने के लिए वो जो टोटली फॉरेस्ट एरिया पे डिपेंड है, तो वो अपना काम वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनको वहाँ से जगह खाली करवा दी जाती है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम उनके साथ होते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है दिस पॉलिसी ऑल्सो कंटिन्यूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनके साथ थोड़ा बहुत ऐसा किया है, जिसकी वजह से टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द स्टेट, एंड टू रेगुलेट द एक्सट्रैक्शन ऑफ टिम्बर एंड अदर प्रोड्यूस, लार्ज फॉरेस्ट एरियाज डिजाइनेटेड एज अ रिजर्व। क्योंकि कैसा होता है कि जो टिम्बर एरिया रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया रहते हैं, तो उसका जो टिम्बर या अदर प्रोडक्ट रहते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सब एरिया अंडर गवर्नमेंट आता है, और उस पर रिजर्व ऐसा नाम लगा होता है कि वहाँ कोई भी आप रह नहीं सकते, अपना घर नहीं बना सकते, ऐसा वगैरह उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन निकाला है। तो उसकी वजह से ट्राइबल पीपल अपना घर खो देते हैं, और उनके पास जो भी अपना ऑक्यूपेशन है वो वहाँ पे रह ही नहीं सकते, तो ऑक्यूपेशन वो वहाँ पे कर नहीं सकते, अपना व्यवसाय नहीं कर सकते।
Do you understand? Do you understand this point? Yes, ma'am. Okay. So the next point is थर्ड पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट है, डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गिवन out by the government frequently result in the displacement of the tribals. The causes are as below. जैसे मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वो जिस जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे उनको कुछ डेवलपमेंट करना है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई बिल्डर हो, तो उसकी वजह से उनको वो जगह खाली करवा दी जाती है. तो उसके रीज़न क्या है हम यहाँ पे देखेंगे. तो फर्स्ट इज वाटर सप्लाई. वाटर सप्लाई के लिए जो डैम्स लगते हैं, रिजर्वायर्स लगते हैं, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए जो वाटर लगता है, वो सब प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए उनकी जो जगह होती है, अगर उनकी जगह अच्छी है तो उनको जगह खाली करवा दी जाती है. दूसरा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने अभी बोला बिल्डर वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे, रोड बनाने के लिए भी उनको वो जगह खाली करवा दी जाती है. तीसरा है एनर्जी. एनर्जी में क्या बताएंगे हम, माइनिंग है,